साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है। उसी के तहत हम लोग 24 सितंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है, इसमें उपराष्ट्रपति ने स्थायी समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति पर बल दिया है। देखिए हुआ क्या है, पूरा मामला देखते हैं। 24 विभागों से संबंध स्थायी समितियां अर्थात डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी DRSC के पुनर्गठन से पूर्व सदस्यों को उनकी रुचि और विगत वर्ष हुई बैठकों में उनकी भागीदारी के आधार पर उन्हें नामित करने के सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। ये संसद जो है, इन विभागों से संबंध, ये जो 24 विभाग हैं, इनसे संबंध स्थायी समितियों का गठन करती है अर्थात DRSC का गठन जो है संसद करती है। और ये जो स्थायी समितियां हैं, ये 3 महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती हैं। पहला, उन्हें संदर्भित विधेयकों की जांच करना। इसके अतिरिक्त दूसरा, मंत्रालयों से संबंधित विशिष्ट विषयों का चयन करना और सरकार द्वारा कार्यान्वयन की समीक्षा करना। तीसरा, विभागों के बजटीय परिव्यय की जांच करना। तो ये 3 महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। 24 विभागों से संबंधित स्थायी समितियां DRSC में से जो 8 हैं वो राज्यसभा के तहत और 16 लोकसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। नियम 268 के तहत गठित प्रत्येक समिति में, ये जो भी समितियां होंगी, ये प्रत्येक समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं। उनमें से 10 सदस्य जो हैं राज्यसभा से और 21 सदस्य जो हैं लोकसभा से होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कुल जितनी भी समितियां होती हैं उनमें से प्रत्येक में 31 सदस्य होते हैं। 10 आपके राज्यसभा से और 21 जो रेस्ट आपके 21 होते हैं वो लोकसभा से लिए जाते हैं। कोई भी मंत्री किसी भी समिति का सदस्य नहीं होता है। तो ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको याद रखिएगा। समिति के सदस्य अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। ये जो DRSC अर्थात विभागों संबंध स्थायी समितियां, इनसे संबंध जो मुद्दे हैं जिनको लेकर के चर्चा हो रही है, उनकी बात करें तो इन समितियों की बैठकों में सांसदों की उपस्थिति कम रहती है। वर्ष 2020 का यदि आंकड़ा देखें तो वर्ष 2020 में आयोजित सभी अनुसूचित 361 बैठकों में राज्यसभा के केवल 18 सदस्यों ने भाग लिया था। वहीं सांसदों के लिए विषयगत क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने हेतु 1 वर्ष का कार्यकाल जो है ये अपर्याप्त है। वहीं समितियों के कार्यों में पारदर्शिता की कमी है तथा साथ ही सदस्यों ने इस DRSC में राजनीति से प्रेरित व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त समितियों की अनुशंसाएं जो है वो बाध्यकारी नहीं है और साथ ही स्थायी अनुसंधान संबंधी सहायता का अभाव है। आगे बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए 1000 दिवसीय योजना तैयार की है। तो देखिए, डिजिटल अर्थव्यवस्था इंटरनेट तथा संबंधित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की संपूर्ण श्रृंखला को संदर्भित करती है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 तक समग्र आर्थिक गतिविधियों में 18 से 23% तक का योगदान कर सकती है। इसमें आधी से अधिक क्षमता नए और उभरते डिजिटल परितंत्र को बढ़ाने से प्राप्त होगी। यदि प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो सरकारी विभागों और मंत्रालयों से सुसंगत ऐप्स या जो एप्लीकेशंस हैं, ये मोबाइल वेबसाइट के माध्यम से लोगों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करके डिजिटल शासन में सुसंगतता लाना, तकनीक, सोशल मीडिया और साइबर स्पेस को शामिल करते हुए या को शासित करने के लिए सरल एवं विश्व स्तरीय विधि व्यवस्था करना, साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, सुपर कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में भारत के उच्च तकनीकी कौशल का निर्माण करना, मौजूदा प्रतिभा अंतराल को समाप्त करने के लिए 3 वर्ष में 1 करोड़ कुशल IIT श्रम बल को तैयार करना तथा सभी भारतीयों को एक मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट से जोड़कर भारत को विश्व का सबसे बड़ा कनेक्टेड राष्ट्र बनाना। इसके अंतर्गत देश के वर्तमान में असेवित और वंचित गांवों एवं कस्बों में त्वरित इंटरनेट पहुंच के माध्यम से सार्वभौमिक इंटरनेट कवरेज की उपलब्धि शामिल है। यहाँ यदि हम डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभों को बात करें तो इसमें आप कुछ पॉइंट बता सकते हैं। आर्थिक समृद्धि में योगदान, व्यापार के अवसरों का विस्तार, नए रोजगारों का सृजन, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार, वाणिज्य में वृद्धि, वस्तुओं और सेवाओं का डिजिटल रूप से वितरण तथा पारदर्शिता। आगे चलते हैं। अगला है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और राज्यों द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। तो देखिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शीत ऋतु के दौरान वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की है। मौसम संबंधी स्थितियां प्रदूषण में वृद्धि करती हैं। वाहनों से होने वाला उत्सर्जन, ताप विद्युत संयंत्र और पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में शीतकालीन गेहूं की बुआई से पूर्व चावल की भूसी का दहन
आदि अर्थात पराली का जो दहन किया जाता है आदि गतिविधियां एक प्रदूषित शीतकाल के लिए उत्तरदायी मानव निर्मित प्रमुख कारक हैं। 6 सामान्य वायु प्रदूषक जिनमें आपके सामने है कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, धरातलीय ओजोन, कणकीय पदार्थ अर्थात पर्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और PM 10 और सल्फर ऑक्साइड, ये 6 हैं। वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में जो उपाय किए गए हैं उनकी यदि बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM को संसद द्वारा एक अधिनियम के रूप में पारित कर स्थापित किया गया था। यह जो है वायु गुणवत्ता की निगरानी एवं प्रबंधन के लिए अधिदेशित है। NCR क्षेत्र में स्थित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा अनिवार्य रूप से 5 से 10% बायोमास ईंधन का उपयोग किया जाएगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होने के अतिरिक्त पराली का उपयोग संभव हो सकेगा। टोल पर रेडियो आवृत्ति पहचान प्रणाली यातायात की अत्यधिक भीड़ और वायु प्रदूषण से बचने में सहायता करती है तथा उत्तर प्रदेश डीकम्पोजर अर्थात अपघटक के रूप में एक कार्बनिक रसायन अभिनियोजित कर रहा है। यह कृत्रिम भूसे को घोलकर खाद में परिवर्तित कर देगा। साथ ही हरियाणा पराली का दहन नहीं करने हेतु किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से सतत विकास को खतरा है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने रिपोर्ट तैयार करते समय 7 जलवायु संकेतकों, इसमें आपके शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता, तापमान, महासागरीय अम्लीकरण और ऊष्मा, समुद्री हिम का स्तर, हिम नदों का पिघलना और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि का अध्ययन किया है। प्रत्येक संकेतक खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर निर्धनता, लैंगिक असमानता व संघर्ष को चिरस्थायी बनाकर तथा बुनियादी ढांचे, स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के समक्ष जोखिम उत्पन्न करके सतत विकास लक्ष्यों को व्यापक स्तर पर बाधित करता है। जो आपके 17 विकास लक्ष्य हैं, सतत विकास लक्ष्य हैं। रिपोर्ट के जो प्रमुख निष्कर्ष हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ देखिए। ये जो 7 आपके संकेतक हैं वो है, ये हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ओशियन एसिडिफिकेशन है, टेम्परेचर है, ओशियन हीट कंटेंट है, सी आइस है, ग्लेशियर मास बैलेंस है और सी लेवल है। तो रिपोर्ट के जो प्रमुख निष्कर्ष हैं उसमें पहला है जल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि होने से समुद्र का अम्लीकरण होता है और यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल संकेतक 14 को प्रत्यक्ष रूप से तथा अन्य लक्ष्यों को परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। देखिए 14 जो है ये क्या है, लाइफ बिलो वाटर, समुद्रीय जीवन के संबंध में है, तो इसको प्रभावित करता है। 1/4 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो है वो समुद्र द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इससे समुद्र की अम्लता में वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ता है चरम मौसमी घटनाएं और तटीय बाढ़ आने की संभावना अधिक हो जाती है। इससे आवासों, व्यवसायों तथा समुदायों के समक्ष जोखिम उत्पन्न होता है। आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 आप देखें तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज से संबंधित है, ठीक है, तो ये 11 को भी प्रभावित करेगा। इसके अतिरिक्त वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 से संबंधित है। यहाँ पे आप देखिए गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उच्च स्तर के संपर्क में वृद्धि से एक प्रत्यक्ष स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हो गया है। जो इस रिपोर्ट में अनुशंसाएं की गई यदि उनकी बात करें तो कार्बन उत्सर्जन को कम करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावी और जलवायु संबंधी आवश्यक कार्रवाइयों में से एक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है वो वैश्विक जलवायु परिवर्तन को प्रेरित करती है। रिपोर्ट में अधिकाधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यह भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग को इस शताब्दी के अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम तक सीमित करने के लिए आवश्यक है। आगे चलते हैं। अगला है कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि जाति आधारित जनगणना न करवाना एक अभिज्ञ नीतिगत निर्णय है। केंद्र सरकार ने एक याचिका के उत्तर में न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि वर्ष 1951 से जनगणना में जाति आधारित गणना को एक नीतिगत मामले के रूप में छोड़ दिया गया है। इस प्रकार 1951 से वर्तमान तक किसी भी जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त अन्य जातियों की गणना नहीं की गई है। यदि यहाँ पे देखा जाए तो 2011 की जो जनगणना होती है वो जाति आधारित जनगणना भी थी, ये बात ध्यान रखने की है। जाति आधारित जनगणना नहीं कराए जाने के जो अन्य कारण है उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और बोझिल है तथा सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 द्वारा एकत्र किए गए ओबीसी के आंकड़ों के विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि जाति आधारित जनगणना में कई त्रुटियां एवं
अशुद्धियाँ व्याप्त थी तथा वह विश्वसनीय नहीं है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची के विपरीत, जो अनन्य रूप से संघ सूची के विषय हैं, कई राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में ओबीसी की विभिन्न सूचियां प्रचलित हैं। केंद्र के अनुसार जाति पर विवरण एकत्र करने के लिए जनगणना आदर्श साधन नहीं है और इसमें संचालन संबंधी कई कठिनाइयां विद्यमान हैं। इसमें जनगणना के आंकड़ों की मूलभूत अखंडता से समझौता किए जाने का गंभीर जोखिम मौजूद है। प्रशासनिक अक्षमता, क्योंकि प्रगणक अधिकांश जो ये सूचनाएं लाते हैं वो अधिकांशतः विद्यालय शिक्षकों के समूह से होते हैं। इनके पास सूचना की प्रामाणिकता को सत्यापित करने का कोई साधन नहीं है। उपजातियों के संबंध में अपर्याप्त ज्ञान भी उपलब्ध है, ये भी रीजन बताया गया। आगे चलते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अर्थात यूनिसेफ के अनुसार 2 वर्ष से कम आयु के लगभग 66% बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। देखिए, फेड टू फेल द क्राइसिस ऑफ चिल्ड्रन डॉट्स इन अर्ली लाइफ शीर्षक वाली रिपोर्ट ने 6 से 23 माह की आयु के बच्चों के आहार की स्थिति, प्रवृत्तियों और असमानताओं तथा पौष्टिक आहार के समक्ष विद्यमान बाधाओं पर नवीनतम डेटा व साक्ष्य की जांच की है। यूनिसेफ ने विश्लेषण में ग्लोबल डेटाबेस ऑन इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग के डेटा का उपयोग किया था। इसके जो प्रमुख निष्कर्ष हैं यदि उनकी बात करें तो प्रत्येक 3 में से 2 बच्चे 6 माह से 2 वर्ष की आयु 6 माह से 2 वर्ष आयु के मध्य के को स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। दुबलेपन अर्थात वाशिंग से ग्रस्त सभी बच्चों में से आधे से अधिक 2 वर्ष से कम आयु के हैं। विश्व के सबसे कम आयु के बच्चों के लिए निम्न स्तरीय आहार के चालकों में असमानता, वैश्वीकरण, शहरीकरण, संघर्ष और कोविड-19 वैश्विक महामारी की सामाजिक आर्थिक लागत शामिल है। देशों के ग्रामीण क्षेत्रों, निर्धन परिवारों और वंचित क्षेत्रों में बच्चों के पास कम से कम आहार विविधता होती है। किसी भी देश में छोटे बच्चों के आहार में सुधार के लिए नीतियों, विधिक उपायों और कार्यक्रमों का एक व्यापक समुच्चय उपलब्ध नहीं है। इसके तहत जो प्रमुख अनुशंसाएं हैं वो क्या है? पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और सामर्थ्य में वृद्धि करनी चाहिए तथा बच्चों और परिवारों को लक्षित करने वाले हानिकारक विपणन प्रथाओं को समाप्त करना चाहिए। साथ ही छोटे बच्चों को अस्वास्थ्यकर प्रसंस्कृत खाद्य और पेय पदार्थों से दूर रखने के लिए राष्ट्रीय मानकों एवं कानूनों को कार्यान्वित करना चाहिए। यहाँ कुछ शब्दावलियों को देख लीजिए। अल्प पोषण किसे कहते हैं? अपर्याप्त कैलोरी सेवन करने वाला जनसंख्या का भाग। बाल दुबलापन, 5 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों का भाग जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुपात में कम है। बाल ठीकनापन अर्थात बौनापन, 5 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों का भाग जिनकी लंबाई उनकी आयु के अनुपात में कम है। बाल मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर बाल मृत्यु दर कहलाती है। आगे बात कर लेते हैं। आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष पीएम केयर्स फंड, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, ये पीएम केयर्स फंड कहते हैं। तो केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि पीएम केयर्स फंड जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, सरकारी फंड नहीं है। इसका कारण यह है कि इसके द्वारा एकत्र की गई राशि भारत की संचित निधि में प्रेषित नहीं की जाती है। यह स्पष्टीकरण एक याचिका के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत किया गया। याचिका में पीएम केयर्स फंड को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य घोषित किए जाने की मांग की गई थी। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के अध्यक्ष जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं तथा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इस फंड के पदेन ट्रस्टी हैं। अगला है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई, या जिसे शॉर्ट में सिप्स कहते हैं, एक सार्वजनिक खरीद मंच जिसका नाम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या जीएम, ने डिजिटल टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग श्रेणी में प्रतिष्ठित सिप्स एक्सेलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड 2021 प्राप्त किया है। सिप्स पुरस्कार वैश्विक रूप से खरीद से संबंधित सबसे अग्रणी सम्मानों में से एक है। सिप्स जो है यह लंदन स्थित एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है। आगे बात कर लेते हैं। कोडवा समुदाय को आयुध अधिनियम से छूट तो वर्ष 1963 से वर्ष 1963 से प्रदान की गई और वर्ष 2029 तक बढ़ाई गई इस छूट को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। देखिए, वर्ष 1963 में केंद्र सरकार ने भारतीय आयुध अधिनियम से कुर्ग नस्ल के प्रत्येक व्यक्ति और कुर्ग में प्रत्येक जामा भूस्वामी को छूट प्रदान करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। कोडवा समुदाय को सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा उनकी लड़ाकू परंपराओं को मान्यता देने के लिए विशेष विशेषाधिकार प्रदान किया गया था। कोडवा एक निर्जातीय भाषा जनजाति है। यह कर्नाटक के कोडगु जिले में एक लघु लड़ाकू समुदाय है। इस समुदाय की बंदूकों और तलवारों जैसे हथियारों से संबंधित अपनी रस्में होती हैं। कुछ सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में बात करें, जैसे पहले मैडम भीकाजी कामा के बारे में, तो इनका जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था और इनकी मृत्यु 13 अगस्त 1936 को हुई थी। वह एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और महिलाओं के अधिकारों की प्रबल समर्थक थी। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विशेष रूप से प्रवासी भारतीयों के मध्य जनमत तैयार किया था। उन्होंने वर्ष 1907 में
1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रथम संस्करण हरा, केसरिया और लाल धारियों के तिरंगे को फहराने का अनूठा गौरव प्राप्त किया था। उन्होंने लाला हरदयाल को उनके क्रांतिकारी समाचार पत्र वंदे मातरम का प्रकाशन आरंभ करने में मदद की थी। क्रिस्टोबल पंकहर्स्ट और सफरागेट के आंदोलन से प्रभावित भीकाजी कामा लैंगिक समानता की प्रबल पक्षधर थी। रामधारी सिंह दिनकर की बात कर लें तो इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुई थी। वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधुनिक हिंदी कवियों में से एक थे। भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व के दिनों में उनकी प्रेरक देशभक्ति की रचनाओं के कारण उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। उनकी रचनाएं मुख्यतः वीर रस की थीं। वह स्वयं को बुरा गांधीवादी कहते थे क्योंकि उन्होंने युवाओं में आक्रोश और प्रतिशोध की भावना का समर्थन किया था। वह 3 बार राज्यसभा के लिए चुने गए और उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कुछ सुर्खियों में रहे स्थलों की बात कर लें तो फिलीपींस की बात करते हैं। तो हाल ही में फिलीपींस का एपो जो द्वीप है, ये आपका यहाँ पे फिलीपींस है, ठीक है, फिलीपींस का ये यहाँ पे एपो द्वीप है। तो फिलीपींस का एपो द्वीप इसका प्रथम शून्य अपशिष्ट द्वीप बन गया है। यहाँ प्लास्टिक की बोतलों, खाद्य के डिब्बों और अन्य पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं को फेंकने से पूर्व उनका 100% प्रक्षालन किया जाता है और उन्हें सुखाया जाता है। फिलीपींस की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? मनीला है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। यह 7000 से अधिक द्वीपों वाला एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह दक्षिण चीन सागर के पूर्व में, इधर आपका दक्षिण चीन सागर है, इसके पूर्व में तथा फिलीपींस सागर, इधर आपका फिलीपींस सागर है। तो फिलीपींस सागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर है कि पश्चिम में स्थित है। इधर आपका दक्षिणी चीन सागर, इधर आपका फिलीपींस और पश्चिमी प्रशांत महासागर है। यह द्वीपीय राष्ट्र मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, ताइवान, चीन, जापान और पलाऊ के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। माउंट एपो इसका सर्वोच्च शिखर और कागयान नदी इसकी सबसे लंबी नदी है। आगे बात कर लेते हैं पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश में इसके बारे में। देखिए, हाल ही में तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान, जिसे प्रशांत कहते हैं या इंग्लिश में पिलग्रिमेज रिजुविएशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज आर्गुमेंटेशन ड्राइव प्रसाद योजना के तहत परशुराम कुंड के विकास को मंजूरी दी गई। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि परशुराम कुंड कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रसाद योजना को पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में चिन्हित तीर्थ और विरासत स्थलों के एकीकृत विकास के लिए आरंभ किया गया था। लोहित जिले में लोहित नदी के निचले विस्तार में मिश्मी पठार के तेलू सती या तैलंग क्षेत्र में स्थित परशुराम कुंड एक पवित्र तालाब और एक हिंदू तीर्थ स्थल है। यह कमलांग रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है और मकर संक्रांति पर इस क्षेत्र में प्रसिद्ध परशुराम मेले का उत्सव मनाया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।